नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 15 के चैप्टर 11 फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज डिफाइंड एज डैश। ऑप्शंस हैं: ऑप्शन 1 नेट प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ऑप्शन 2 ग्रॉस प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ऑप्शन 3 रेवेन्यू बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 या ऑप्शन 4 सेल्स बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या है। तो सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, क्योंकि नेट प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 ही असल रिटर्न बताता है। अच्छा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। बाकी ऑप्शंस जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू या सेल्स गलत है, क्योंकि उनमें से खर्चे नहीं घटाए गए हैं, इसलिए वो एक्चुअल रिटर्न नहीं दिखाते। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और एग्जाम में बार बार आता है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेशन डज नॉट टेक विच फैक्टर इनटू कंसिडरेशन? ऑप्शंस हैं: 1 इन्वेस्टमेंट पीरियड, 2 टोटल रिटर्न, 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 4 प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब है कि एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त किस चीज को इग्नोर किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, वो कैसे? क्योंकि एनुअलाइज्ड रिटर्न सिर्फ एक सिंपल एवरेज निकालता है और पैसे की टाइम वैल्यू, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं, उसको भूल जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स शायद इन्वेस्टमेंट पीरियड टिक कर देते हैं। हाँ, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स वहीं कंफ्यूज होते हैं, जो गलत है। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए ही हम CAGR का यूज करते हैं। सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी बारे में है। विच रिटर्न कैलकुलेशन मेथड अकाउंट्स फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रीइन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न्स? ऑप्शंस हैं: 1 सिंपल रिटर्न, 2 एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 एनुअलाइज्ड रिटर्न, 4 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR। इसका मतलब है कि कौन सा मेथड पैसे की टाइम वैल्यू और रीइन्वेस्टमेंट दोनों को सही से नापता है। सही आंसर है ऑप्शन 4 CAGR, क्योंकि CAGR कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें रिटर्न पे रिटर्न मिलता है। एग्जैक्टली राइट। एकदम सही। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना: एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, उसकी होल पावर 1/n और आखिर में -1। बाकी मेथड्स जैसे सिंपल या एब्सोल्यूट रिटर्न टाइम वैल्यू को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, इसलिए वो गलत है। इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा एक्सेल फॉर्मूलास पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट CAGR फॉर मल्टीपल कैश फ्लोज विद स्पेसिफिक डेट्स? ऑप्शंस हैं: 1 IRR, 2 NPV, 3 XIRR, 4 CAGR। इसका मतलब है कि अगर अलग-अलग तारीखों पर यानी इर्रेगुलर डेट्स पर कैश फ्लो हो रहा हो तो एक्सेल का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 XIRR। और स्टूडेंट्स तो अक्सर IRR बोलते हैं इसमें। यही तो कैच है। स्टूडेंट्स IRR और XIRR में बहुत कंफ्यूज होते हैं। XIRR स्पेसिफिकली नॉन पीरियोडिक यानी स्पेसिफिक डेट्स वाले कैश फ्लोज के लिए डिजाइन किया गया है। IRR सिर्फ रेगुलर इंटरवल्स के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क इज ऑल्सो नोन एज डैश। ऑप्शंस हैं: 1 डिफॉल्ट रिस्क, 2 इंटरेस्ट रेट रिस्क, 3 परचेजिंग पावर रिस्क, 4 लिक्विडिटी रिस्क। इसका मतलब है कि महंगाई के रिस्क का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन 3 परचेजिंग पावर रिस्क। अच्छा, मतलब खरीदने की ताकत कम हो जाना। बिल्कुल। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारे पैसे की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या FDs में ये रिस्क सबसे ज्यादा होता है। डिफॉल्ट और लिक्विडिटी रिस्क बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए वो गलत ऑप्शंस हैं। वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स इज डैश। ऑप्शंस हैं: 1 डायरेक्ट, 2 इनवर्स, 3 रैंडम, 4 नन। इसका मतलब है कि बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच कैसा रिश्ता होता है? सही आंसर है ऑप्शन 2 इनवर्स। दोनों में एकदम उल्टा रिश्ता होता है। जैसे सीसॉ होता है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। हाँ, एग्जैक्टली। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस गिरता है और वाइस वर्सा। ये रूल हमेशा याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। डायरेक्ट या रैंडम रिलेशनशिप कहना पूरी तरह गलत है। सिफाइबल, 2 अनडाइवर्सिफाइबल, 3 कंपनी स्पेसिफिक, 4 अनसिस्टमैटिक। इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक रिस्क को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन 2
अनडाइवर्सिफाइबल। क्योंकि इसे हम खत्म नहीं कर सकते। सही पकड़ा, क्योंकि ये पूरे मार्केट का रिस्क होता है, जैसे इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट। इसलिए अलग अलग स्टॉक्स खरीदकर भी आप इसको खत्म नहीं कर सकते। ऑप्शंस 1, 3 और 4 कंप्लीटली लॉन्ग है, क्योंकि वो अनसिस्टमैटिक रिस्क के फीचर्स हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय होल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? ऑप्शंस 1 इंटरेस्ट रेट रिस्क, 2 मार्केट रिस्क, 3 इन्फ्लेशन रिस्क, 4 अनसिस्टमैटिक रिस्क ईजी बिजनेस रिस्क। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने यानी अलग अलग जगह पैसे लगाने से कौन सा रिस्क कम हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन 4, अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो किसी एक कंपनी का रिस्क होता है। हाँ, ये स्पेसिफिक कंपनी का रिस्क होता है। एक कंपनी डूबेगी तो दूसरी बचा लेगी। मार्केट, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन सिस्टमैटिक रिस्क है, जो डाइवर्सिफाई करने से कम नहीं होते। Got it. Question number 9. Credit risk refers to the possibility of dash. Options 1. Increasing interest rates. 2. Default on interest/principal payment. 3. Falling stock prices. 4. High inflation. इसका मतलब है कि क्रेडिट रिस्क का असल में क्या मतलब होता है? सही आंसर है ऑप्शन 2, डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट। यानी पैसा वापस ना आना? एकदम सही। मान लो बॉन्ड इश्यूअर आपको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल वापस ही ना कर पाए, वही क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क है। AAA रेटिंग इसमें सबसे सेफ होती है। बाकी ऑप्शंस इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन रिस्क की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। समझ आ गया। Question number 10. A beta of greater than 1 indicates a security is dash volatile than the market. Options 1 less, 2 more, 3 equally, 4 not. इसका मतलब है कि अगर किसी सिक्योरिटी का बेटा 1 से ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन 2, मो। अच्छा, मतलब मार्केट से ज्यादा उतार चढ़ाव? हाँ, बेटा मार्केट के मुकाबले उतार चढ़ाव यानी सिस्टमैटिक रिस्क मापता है। मार्केट का बेटा 1 होता है। अगर बेटा 1 से ज्यादा है तो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होगा। लेस या इक्वली वाले ऑप्शंस गलत हैं। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी है तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। बिल्कुल, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए nismseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो। Question number 11. Sharpe ratio measures risk premium earned per unit of dash. Options 1 beta, 2 alpha, 3 standard deviation, 4 variance. इसका मतलब है कि शार्प रेशियो रिस्क प्रीमियम को किसके आधार पर नापता है? सही आंसर है ऑप्शन 3, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसकी एक मेमोरी ट्रिक भी तो है। हाँ, एस से शार्प, एस से स्टैंडर्ड डिविएशन। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये टोटल रिस्क के बेस पर रिटर्न बताता है। बेटा वाला ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि वो ट्रेनर रेशियो में यूज होता है। तो अगला सवाल वही है। क्वेश्चन नंबर 12. Trainer ratio measures risk premium earned per unit of dash. Options 1 standard deviation, 2 alpha, 3 variance, 4 beta. इसका मतलब है कि ट्रेनर रेशियो किस रिस्क यूनिट के हिसाब से प्रीमियम नापता है? अभी बताया मैंने। सही आंसर है ऑप्शन 4, बीटा। अच्छा, ये शार्प रेशियो से अलग है इसीलिए। बिल्कुल, फॉर्मूला एकदम शार्प जैसा है, बस डिनोमिनेटर में बीटा आ जाता है। ये सिस्टमैटिक रिस्क के बेस पर रिटर्न बताता है। स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ गलत होगा। एग्जाम टिप यही है कि शार्प और ट्रेनर का डिफरेंस हमेशा याद रखना। बहुत काम की टिप है। क्वेश्चन नंबर 13. Margin of safety refers to the difference between value and dash. Options 1 cost, 2 price, 3 debt, 4 risk. इसका मतलब है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू और किस चीज के बीच का अंतर है? सही आंसर है ऑप्शन 2, प्राइस। यानी वैल्यू माइनस प्राइस। लेकिन मार्केट प्राइस 60 रुपए है, तो 40 रुपए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी या बफर है। कॉस्ट, डेट या रिस्क गलत ऑप्शंस है। ये कॉन्सेप्ट तो डायरेक्ट वॉरेन बफेट से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लॉस अवर्जन बायस. स्टडीज शो द पेन ऑफ लॉस इज डैश एज स्ट्रॉन्ग एज द प्लेजर ऑफ गेन. ऑप्शंस 1 हाफ, 2 इक्वली, 3 ट्वाइस, 4 थ्राइस. इसका मतलब है कि साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान को नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से कितना गुना ज्यादा होता है? सही आंसर है ऑप्शन 3, ट्वाइस यानी 2 गुना। इंटरेस्टिंग। तो दुख ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा। अगर 1000 का फायदा हो और 1000 का नुकसान, तो नुकसान का दुख दुगना होता है। इसलिए लोग लॉस वाले स्टॉक्स बेचने से डरते हैं। बाकी ऑप्शंस बिहेवियरल फाइनेंस के हिसाब से गलत है। ये तो हम सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. Confirmation bias is the tendency to search for information that dash one's beliefs. Options 1
कॉन्ट्रडिक्ट्स, 2 कंफर्म्स, 3 क्वेश्चंस, 4 चैलेंजेस। इसका मतलब है कि कॉन्फर्मेशन बायस में लोग कैसी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं इसका तो नाम में ही आंसर छुपा है। सही आंसर है ऑप्शन 2 कंफर्म्स। जो उनकी बात को सही साबित करे। हाँ, जो बात हम पहले से मानते हैं बस उसको सही साबित करने वाली न्यूज़ ढूंढना और बाकी फैक्ट्स इग्नोर कर देना। कॉन्ट्रडिक्ट्स या चैलेंजेस वाले ऑप्शंस उल्टे हैं, इसलिए गलत है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 16. Anchoring bias involves relying too heavily on the dash piece of information offered. Options 1 last, 2 first, 3 best, 4 worst. इसका मतलब है कि एंकरिंग बायस में हम किस जानकारी पर सबसे ज्यादा अटक जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन 2 फर्स्ट। पहली इंफॉर्मेशन पे ही एंकर डाल देते हैं। बिल्कुल, डिसीजन लेते वक्त दिमाग पहली इंफॉर्मेशन यानी एंकर पे अटक जाता है। जैसे 52 वीक हाई प्राइस देखकर लगना कि अभी स्टॉक सस्ता है। लास्ट या बेस्ट ऑप्शंस गलत हैं। Very true. Question number 17. Herd mentality leads investors to dash the investment choices of others. Options 1 analyze, 2 criticize, 3 ignore, 4 follow. इसका मतलब है कि हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल में इन्वेस्टर्स दूसरों का क्या करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 4 फॉलो। बिना सोचे समझे बस पीछे चलना। हाँ, सब लोग जो कर रहे हैं बिना सोचे वही करना। इससे लोग अक्सर सबसे महंगे टाइम पर मार्केट में एंट्री करते हैं। एनालाइज या क्रिटिसाइज करना हर्ड मेंटालिटी नहीं होती। और नुकसान उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ग्राम, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ डैश। ऑप्शंस 1 slot machine, 2 weighing machine, 3 washing machine, 4 adding machine. इसका मतलब है कि बेंजामिन ग्राहम के अनुसार लॉन्ग रन में शेयर मार्केट किस तरह काम करता है। सही आंसर है ऑप्शन 2 वेइंग मशीन। समझ आ गया, वजन नापने वाली मशीन। हाँ, शॉर्ट टर्म में पॉपुलैरिटी या वोटिंग चलती है, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी का असली वजन या वैल्यू, जिसे हम वेइंग कहते हैं, वही मैटर करता है। मिस्टर मार्केट की बहुत फेमस एलिगोरी है ये। स्लॉट या वॉशिंग मशीन जैसे ऑप्शंस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। Great. Question number 19. According to Warren Buffett, rule number 1 of investing is dash. Options 1 make money, 2 take risks, 3 diversify, 4 never lose money. इसका मतलब है कि वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट का पहला नियम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन 4 नेवर लूज मनी। कैपिटल को बचा के रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और उनका रूल नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये सीधा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को फोकस करता है। बाकी ऑप्शंस जैसे टेक रिस्क्स या मेक मनी फंडामेंटल रूल नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। और अब आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. According to John Templeton, one should invest at the point of maximum dash. Options 1 optimism, 2 pessimism, 3 liquidity, 4 value. इसका मतलब है कि जॉन टेम्पल्टन के अनुसार हमें कब पैसा लगाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन 2 पेसिमिज्म। अच्छा, ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है, जब सब डरे हुए हों। एकदम, जब मार्केट में सबसे ज्यादा डर हो और सब नेगेटिव सोच रहे हो, तभी प्राइसेस सबसे कम होते हैं। ऑप्टिमिज्म में खरीदना महंगा पड़ता है, इसलिए वो गलत है। क्लियर है ना दोस्तों? तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। जाने से पहले दोस्तों एक चीज सोचना, लॉस अवर्शन और एंकरिंग बायस पढ़ तो लिया हमने, लेकिन क्या आपके खुद के पोर्टफोलियो में अभी भी कोई ऐसा शेयर पड़ा है जिसे आप सिर्फ इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि आप नुकसान बुक नहीं करना चाहते? सोचिएगा जरूर।